सुना है अजमल लोगों को भड़का के शब्बीर को जबरदस्ती थाने से छुड़ाना चाहे। अरे वो हिंदू और मुसलमानों को जो है भड़काने का काम कर रहा है, और ऐसा ना हो कि वो उस काम में सफल हो जाए, और वो करके रहेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा। अरे उसे रोक क्या ना गया तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो जाएंगे और उसकी लगाई आग में ये सारा गांव जल जाएगा। अगर उन्होंने थाने पे हमला कर दिया ना तो हमारे गांव की बदनामी हो जाएगी। हो सकता है कहीं कर्फ्यू न लग जाए। अरे तुम जल्दी करो, अभी तो उन लोगों को लेकर घर से निकल ही रहा होगा। ऐसे जाना तो बहुत खतरनाक होगा क्योंकि उनके हाथों में लाठी डंडे पेट्रोल सब कुछ है। अगर ऐसे ही रहा ना तो एक दिन देख लेना सारे गांव पर कब्जा करके बैठ जाएंगे, इसलिए वो लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। अगर वो लोग इकट्ठा हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चलो हम भी तैयार होके चलते हैं, उन्हें रोकेंगे जरूर। अरे भाइयों, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। अरे पहले उन्हें समझा के तो देख लो। अरे वे डंडे के यार है, ऐसा ना मानने के। अरे तुम देर मत करो, मेरे हाथों में खुजली हो रही है। 30-40 पे हाथ में छोड़ दूंगा, सबको पीट दूंगा मैं अकेला। चलो 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 मैं देखूंगा। चलो तुमने खून कर दूंगा। चलो देखेंगे हम उन सालों को। चलो देख लिया आप सबने कैसे सरकार ने किसी रिश्वत के झूठे केस में फंसाकर शब्बीर भाई को जेल में डाल दिया। इसी तरह चलता रहा ना तो एक एक करके हम सब भी जेल में जाएंगे। कि ये सरकार नहीं चाहती कि हम भी इस देश में रहे, वो चाहती है कि हम इस देश से बाहर चले जाएं। खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब भी हम सब इकट्ठे ना हुए ना तो सरकार के जुल्म हम पर इसी तरह बढ़ते रहेंगे। हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सब आपके साथ हैं, आप जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे। तो चलो शब्बीर को छुड़ा कर लाते हैं। इस काम की शुरुआत हम शब्बीर से ही करेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शब्बीर बेगुनाह है। अपने सब लाठी डंडे उठा लो और तैयारी कर लो। हमें पुलिस पर बिल्कुल यकीन नहीं है क्योंकि पुलिस वो करेगी जो सरकार में ऊपर बैठे हुए लोग उससे कहेंगे। क्या बेफिजूल की बात कर रहा है अजमल? ये कानून की लड़ाई है, कानून के तौर तरीके से ही हम शब्बीर को छुड़ाएंगे। इस तरह से तो मामला और उलझ जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये सरकार हमारी बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं है। ये रोज नए नए ऐसे कानून लाकर हमें देश से बाहर निकालना चाहती है, और जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अजमल खान क्या हुकूमत के साथ अब बगावत का इरादा है? हम बगावत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये सरकार हमें इस देश का नागरिक नहीं मानती, ये हमें झुकाना चाहती है, हमें हमारे दीन से दूर करना चाहती है। लेकिन हम भी दिखा देंगे, हम इस सरकार के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। अजमल खान होश में आजा, क्या कर रहा है तू? पुलिस छानबीन कर रही है, हमें यकीन है शब्बीर छूट कर आ जाएगा। वो ऐसे नहीं छूटने का क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये पुलिस भी उनकी है, सरकार भी उनकी है। तुम चलो मेरे साथ। हाँ, चलो 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 चलो, हम नहीं छोड़ेंगे नहीं। रुक जाओ, रुक जाओ, या परवरदिगार रहम रहम। रहमान अरे रुको रुको भाई, रुको रुको रुको। अजमल कहाँ जा रहे हो भाई? हम शब्बीर को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। लाठी डंडे और पेट्रोल लेके? अरे इनकी जरूरत क्या है? हमने आज फैसला कर लिया है कि पुलिस ने अगर शब्बीर भाई को नहीं छोड़ा तो इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, हम शब्बीर को छुड़ा कर लाएंगे। हमने भी तय कर लिया है कि एक कदम भी आगे हम नहीं जाने देंगे। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। अरे ठीक तो तुम नहीं कर रहे, कानून अपने हाथ में ले रहे। ये कौन सा बढ़िया काम है? जब कानून खुद ही जुर्म करने लगे तो हमारे पास भी इसके अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। सरताज भाई, ऐसा करना ठीक नहीं है। अरे गांव की बदनामी होगी और हो सकता है क्या पुलिस कानूनी कार्रवाई करे। देखो सबको परेशानी होगी। खुदा कसम चौधरी साहब, 5 वक्त का नमाजी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मिन्नतें कर चुका इनके सामने। मान जाओ, रुक जाओ, समझ जाओ। कोई मानने के लिए तैयार भी हो कमबख्त। बहुत सुन लिया और बहुत सह लिया, अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रास्ते तो बहुत हैं, पर तुम लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो। ना हम मानने वाले और ना हम रुकने वाले। तुम यहाँ से आगे जाके तो दिखाओ। तुम बात को आगे बढ़ा रहे हो, ये हमारी बिरादरी का मामला है, तुम इसमें बिल्कुल दखल मत दो। तुमने हमें मजबूर करा, मैं अकेला ही तो मैं सारे को ठोक दूंगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, तुम लोग हमारे रास्ते में मत आओ, नहीं तो के जो तुम्हें करना हो कर लो। तुम हमें मजबूर कर रहे हो। चलो आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे रास्ते में रहने दो। रुक जाइए, मैं कहती हूँ सभी लोग रुक जाइए, रुक जाइए। रुको रुको।
आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? एक ही गांव के हो करके आपस में एक दूसरे को मरने और मारने पर उतर आए। शुरुआत इन्होंने की है, हम तो शब्बीर को छुड़ाने जा रहे थे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग शब्बीर भाई को छुड़ाने के लिए जा रहे थे, पर आप लोगों का तरीका बिल्कुल गलत है। तो क्या सरकार का ये तरीका सही है जो हमें इस देश से बाहर निकाला जा रहा है? क्या हम इस देश के बासिंदे नहीं है? हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? फिर किसी को भी टारगेट नहीं किया जा रहा है। आप लोगों के दिमाग में फालतू का फितूर भरा जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आप लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं, आप लोगों को बहका रही हैं। अच्छा, हमें बहका रहे हैं? तो ये एनआरसी क्या है? एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले उन सभी नागरिकों का नाम है, उनका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। एनआरसी की शुरुआत सन 2013 में असम से की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में की गई थी, और अभी तक एनआरसी को कहीं भी किसी भी और राज्य में लागू नहीं किया गया है। और इसमें उन भारतीयों के नाम हैं जो असम के वास्तविक नागरिक हैं, या फिर जो असम में बांग्लादेश बनने से पहले यानी कि 25 मार्च 1971 से पहले जो असम में आ गए थे, उन्हीं को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इसे पूरे देश में लागू करने की क्यों बात की जा रही है? वो सब इसीलिए क्योंकि कुछ बांग्लादेशी, कुछ घुसपैठिए भारत के अलग अलग शहरों में जाके रहने लगे और वहाँ पे रह के वो लोग अपराध करने लगे। पहले वो एक शहर में अपराध करते हैं, उसके बाद वो अपराध करने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं। उनका ना तो कोई निश्चित ठिकाना है, ना कोई निश्चित स्थान है। इसीलिए भारत सरकार ने उनको पकड़ने के लिए, ताकि उनको उनके देश वापस भेजा जा सके, उनके शहर वापस भेजा जा सके, पूरे भारत देश में एनआरसी को लागू करने की बात कही है। लेकिन ये सिर्फ अभी एक बात ही है, ना ही इसमें कोई नियम बनाया गया है और ना ही कोई कानून बनाया नहीं, ये झूठ है। ये सरकार मुसलमानों को पसंद नहीं करती। ये मुसलमानों को इस देश से निकालने के लिए रोज नए नए कानून ला रही है। अभी सरकार ने एक नया कानून CAA पास किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि एनआरसी के जरिए जो भी अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाया, सरकार उसे इस देश से बाहर निकाल देगी। और केवल मुसलमान ही हैं जिनको ये नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है, ये एक झूठ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कानून नागरिकता देने के लिए बनाया जा रहा है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं। और इसकी 3 अहम बातें हैं जो वो मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर रहने वाले सभी अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए अगर आप सबको या वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो कम से कम उनको 6 वर्ष भारत में बिताने होंगे। इससे पहले ये समय काल 11 वर्ष का था। सिर्फ समय काल में परिवर्तन किया गया है, 11 वर्ष को घटा के 6 वर्ष कर दिया गया है। नंबर 2, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पे रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म के लोग जो 31 दिसंबर 2014 के निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर गए थे, वो लोग भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 3, OCI कार्ड धारक अगर इस कानून का विरोध करते हैं तो केंद्र को पूरा अधिकार है उनके इस कार्ड को रद्द करने का। मैं आपको बता दूं OCI कार्ड क्या है। OCI कार्ड जो भारतीय नागरिक स्थायी रूप से अमेरिका या किसी भी विदेशी कंट्री में रह रहे हैं, उनको जो कार्ड दिया जाता है वो OCI कार्ड कहलाता है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ, ये कानून सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं। अगर ऐसी ही बात है तो इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या ये हमारे साथ भेदभाव नहीं है? भारत का संविधान किसी भी सरकार को धर्म के आधार पर भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान सिर्फ धर्म के आधार पे ही नहीं, बल्कि गरीब लोग, जाति पाति किसी भी आधार पर भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है। पर हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर लोग हैं, यही संविधान उसके लिए बहुत सारी गुंजाइशें भी पैदा करता है। हमारे देश में, हमारे भारतीय संविधान में औरतों के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं, अल्पसंख्यकों के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं। हमारे ही देश में धर्म के नाम पर अलग अलग धर्मों के आधार पर भी सरकार ने अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। क्या हमारा संविधान हमें जाति के आधार पर आरक्षण नहीं देता? सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सबको आरक्षण मिलता है। और गरीब लोग, उनको भी आरक्षण इसी सरकार ने देना शुरू किया है। तो क्या आप आरक्षण से पीछे हट जाएंगे? क्या आप सभी लोग आरक्षण से इनकार कर देंगे? मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जिनको CAA की कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कही हुई बातों का विरोध कर रहे हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल CAA के बारे में नहीं जानते हैं, और वो CAA कानून क्या है उनको आज तक पता ही नहीं है। जो बड़े बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है
कि सरकार इस देश में एनपीआर भी लागू करने वाली है और हमारे नेताओं ने हमें बताया है कि एनपीआर ही एनआरसी का दूसरा नाम है और सरकार एनपीआर के जरिए पहले जानकारी इकट्ठा करेगी, फिर एनआरसी के जरिए हमें इस देश से बाहर निकाल देगी। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, एनपीआर एक प्रक्रिया है जो कि पिछली सरकार ने लागू की थी। एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले सभी नागरिकों का ब्यौरा होगा, चाहे वो भारत के नागरिक हो या फिर वो भारत के नागरिक ना हो। साल 2010 में इसको लागू किया गया था। 2015 में एनपीआर को अपडेट किया गया। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि पिछली सरकार जिसने एनपीआर को लागू किया था आज वही इसके विरोध में खड़ी है और हम लोग क्यों उनकी बातों में आ रहे हैं? क्या हमें इतना समझदार नहीं होना चाहिए कि जो लोग अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्यों उनको मौका दे रहे हैं कि वो हमारा इस्तेमाल करें? हम लोगों को बहकाया जा रहा है, हम लोगों को भड़काया जा रहा है और कुछ नहीं। बहका तो आप हमें रही है, ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। क्या आप लोगों ने देखा नहीं कैसे शब्बीर भाई को रिश्वत के झूठे केस में फंसाकर सरकार ने जेल में डाल दिया? ये सरकार हमें डराना चाहती है, धमकाना चाहती है और इस देश से बाहर निकालना चाहती है। इसका फैसला भी अभी हो जाएगा। शब्बीर भाई को जिसने भी रिश्वत के झूठे मामले में फंसाया था, मैंने डीएम साहब से मिलके शब्बीर की जमानत करके मैं शब्बीर को अपने साथ लेके आई हूँ और मेरे साथ वो अधिकारी भी मौजूद हैं जिन्होंने शब्बीर भाई को अरेस्ट कराया था। वो आपको कुछ बताएंगे। ये बात सही है कि मैंने शब्बीर को गिरफ्तार कराया था। शब्बीर ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी, इसके कई चश्मदीद गवाह भी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने के लिए मुझे किसी ने गलत जानकारी दी थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि शब्बीर मुझे रिश्वत देनी चाहता है और उस आदमी ने ही शब्बीर से कहा कि मैं शब्बीर से रिश्वत लेनी चाहता हूँ। किसी ने जानबूझकर ये साजिश रची थी कि शब्बीर को जेल भेजा जा सके। ऐसा कौन कर सकता है जनाब? यूं बताओगा शब्बीर को किसने फंसाया? भाई आप बता के बात थी। मुझे ऐसा अजमल के कहने पर करना पड़ा। अजमल लोगों को भड़काना चाहता था और आग लगवानी चाहता था ताकि लोग ये समझे कि सरकार ने जो एनआरसी लागू किया है उसमें खासकर मुसलमानों को देश से बाहर निकालना चाहती है। और मैं एक बांग्लादेशी मुसलमान हूँ, मेरा पूरा परिवार बांग्लादेशी है, इसलिए मैंने अजमल का साथ दिया क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। ये सब झूठ है। यू रहमान ना इन लोगों के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहता है। अच्छा, अब यू मारी गैल है जो दिन रात तेरी गैल रहे था। इसने तेरी कुछ वीडियो बना रखी है चुपचाप, जो टाइम आने पे तुझे ब्लैकमेल कर सके, समझ गया ना? ये झूठ है चचा, जान मुझे फंसाया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो हमें आपस में लड़वा रहे हैं, जो अपने मतलब के लिए हम लोगों के बीच में फूट डलवा रहे हैं, जो अपने फायदे के लिए यहाँ पर झगड़ा करवा रहे हैं। हमें आज और अभी ये प्रण लेना होगा कि हम बिना तथ्यों को जाने, अधूरी जानकारी के आधार पर आज के बाद कोई काम नहीं करेंगे और हम सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो आइए अब हम सब लोग मिलके एक बार हाथ खड़ा करेंगे और बोलेंगे, हम सब एक हैं, 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 हम सब